बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू किए हुए हैं। हमने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और शायद आपको मालूम ही है कि हमारे अब इस चैप्टर के 2 लेक्चर रह गए हुए हैं। इसको फिनिश करने के बाद आपको कोई और टीचर पढ़ाएंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर, और मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर पढ़ाने चला जाऊंगा। तो हम बस ये इन 2 लेक्चर में से सेकंड लास्ट लेक्चर को आज करते हैं। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ये भी है, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो थर्मो रेगुलेशन में हाउ डू द प्लांट्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या क्या उनके पास एबिलिटीज़ हैं, कैसे करते हैं, और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से रहने वाले प्लांट्स कोई हाई टेम्परेचर में रहते हैं, कोई लो टेम्परेचर में रहते हैं। तो दोनों को हमारी बुक ने जितना दिया हुआ है हमने तो वही डिस्कस करना है। तो हाई टेम्परेचर स्ट्रेटजीज़ देखते हैं। हाई टेम्परेचर के पहले देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कि बहुत सारे प्लांट्स हैं दुनिया में जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाता होता है। तो वहाँ पे इस टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या हैं प्लांट्स पे। हॉट एंड ड्राई वेदर, जब मौसम गर्म हो और खुश्क हो तो प्रॉब्लम क्या बनेगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। उसकी वजह से इवेपोरेशन, जिसे हम प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगी। और हॉट एंड ड्राई वेदर एक्सेस की वजह से पानी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा और वाटर डेफिशिएंसी के चांसेस हैं उन प्लांट्स में। और हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम डीनेचर होने का ख़तरा है उनका। और आपने ये डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम आपने पढ़ लिया हुआ है कि एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनके मॉलिक्यूल्स और वो बिल्कुल वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम ही डीनेचर हो गया किसी एनिमल, किसी प्लांट के, तो मेटाबॉलिज्म ही डैमेज हो जाएगी उसकी एंड प्लांट्स विल बी किल्ड। और अगली बात इस हाई टेम्परेचर में हमने करनी है कि प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन फेस द स्ट्रेस ऑफ 40। ये यहाँ पे हम जब स्ट्रेस का वर्ड आएगा तो शिद्दत, शदीद, तो शदीद टेम्परेचर का उनको सामना करना पड़ता है। 40 से अबव वाला टेम्परेचर जो है ये इनके लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है प्लांट्स के लिए। तो अब हम इनको देख दोबारा वापस इस साइड को मैं दिखाता हूँ आपको कि इस टेम्परेचर पे क्या होता है और वो एडेप्टेशंस क्या की हुई हैं उन्होंने अपने आप को इन टेम्परेचर में कैसे अडाप्ट किया हुआ है, किस तरह से उस माहौल में अपने आप को ढालते हैं, क्या क्या अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे जब मौसम शदीद हॉट और ड्राई है तो दे यूज़ इवेपोरेटिव कूलिंग यानी ट्रांसपिरेशन। तो वाटर लॉस होता है, पानी बुखारात बन के उनकी बॉडी से रिमूव हो रहा होता है और एक्स्ट्रा हीट को भी साथ लेके जा रहा होता है। इसीलिए इसको हमने कहा इवेपोरेटिव कूलिंग। और उनको फिर ठंड का एहसास होता है, यानी बॉडी टेम्परेचर प्लांट का कम हो जाता है गर्म मौसम में। और दे क्लोज दिया स्टोमाटा, अपने स्टोमाटा को बंद कर लेते हैं एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ताकि पानी कम निकले, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो कि मुरझा जाए, मर जाएं। और जो हमने कहा है कि टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं मोतदल इलाकों के, जहाँ पे टेम्परेचर 40 या उससे भी अबव चला जाए, तो इनको अल्लाह ने एक स्पेशल एडेप्टेशन दी हुई है। सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स। तो ठीक तरह से इन लाइंस को, हीट शॉक प्रोटीन्स वाली लाइंस को बुक से तैयार कर लीजिएगा। तो इन प्लांट्स के जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स हैं, अगर वो स्ट्रेस में चले गए, शिद्दत का सामना करना पड़ गया उनके टेम्परेचर की, तो वो स्पेशल किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं। वो जो प्रोटीन्स हैं वो फिर क्या करते हैं, इनके एंजाइम को घेर लेते हैं ताकि सनलाइट या हीट उन एंजाइम को डैमेज ना कर दे, डीनेचर ना कर दे, किल ना कर दे। तो ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं, उनके इर्द गिर्द घेर लेते हैं उनको एंजाइम मॉलिक्यूल्स को। और एग्जैक्टली ऐसे जैसे कोई छोटी सी चीज़ हम अपनी मुट्ठी में बंद कर लें ताकि उस पर टेम्परेचर इफ़ेक्ट ना करे इर्द गिर्द का, ऐसे वो इस तरह से वो एंजाइम उनको बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं फ्रॉम डीनेचरेशन।
अब लो टेम्परेचर पे जाते हैं। ये देखिए लो टेम्परेचर स्ट्रेटजीज देखते हैं इनमें क्या करते हैं। लो टेम्परेचर में जब ठंडे इलाकों में रहने वाले जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या एडेप्टेशंस हैं। इन कोल्ड स्ट्रेस अगर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है तो लिपिड्स एंड सेल मेम्ब्रेन, you are all familiar with cell membranes are made of, mainly they are made of phospholipids and proteins। इन दो वो आपने पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था वहाँ पे, और प्रोटीन फास्फोलिपिड सैंडविच मॉडल पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे वही वाली बात हम थोड़ा सा यहाँ पे ला रहे हैं कि लिपिड्स जो होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा सर्द मौसम में उनका चांसेस होते हैं कि दे विल बी लॉक्ड इनटू क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे, उनकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म, वहाँ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड फॉर्म में है तो वो हार्ड हो जाएंगे और क्रिस्टल फॉर्म में दानेदार शक्ल में आ जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे और फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन की आल्टर चेंज हो जाएगी। और फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो गई तो फिर ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी। और दूसरा उसी सर्दी से स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो उस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होने का ख़तरा है, मुतासर होने का ख़तरा है, चेंज होने का ख़तरा है। लिहाजा प्रोटीन भी डिस्टर्ब हो गए और लिपिड्स भी, तो समझ लीजिए पूरी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, यानी डिस्टर्ब हो गई। तो अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इफेक्ट हो जाएगा। तो बेतहाशा ट्रांसपोर्ट हो रही है हर वक्त उस मेम्ब्रेन के आर पार, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। अब देखते हैं क्या करते हैं ऐसे प्लांट्स। दीज प्लांट्स इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये भी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जिन फैटी एसिड्स में के कार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड। और हमने कहा था डबल बॉन्ड जो होते हैं उनको सॉलिडिफाई होने से रोकते हैं। तो जिनमें डबल बॉन्ड होंगे दोज फैटी एसिड्स रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो सॉलिडिफाई नहीं होते। ये जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, वो वाले खाने पीने में जो यूज़ करते हैं, इनको रखते हैं तो ये सॉलिडिफाई नहीं होते। तो ऐसा फिर प्लांट्स ये क्या करते हैं, ऐसे सर्द मौसम में आहिस्ता आहिस्ता अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जो ही सर्दियाँ आई बढ़ाना शुरू कर दिया अपने सेल्स के अंदर और अपने मेम्ब्रेन के अंदर। लिहाजा नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो सॉलिडिफाई नहीं होंगे वो लिपिड्स जो हैं, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं जाएंगे और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेंटेन रह जाएगी। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम, लेकिन इसके लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इमीडिएटली नहीं बन जाएंगे कि जो ही प्लांट्स ने चाहा और फ़ौरन उतनी मिकदार में उनके पास बन गए जितने उनको चाहिए, नहीं। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम, ग्रेजुअली बनेंगे। और यही वजह है कि रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट्स, एकदम सर्दी पड़ गई है तो इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन द सराउंडिंग टेम्परेचर, और इर्द गिर्द का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू होती है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर मौसम पहले गर्म था और अब सर्दियां शुरू हो रही हैं और हल्की सर्दी पड़ गई और कल को थोड़ी सी और, परसों थोड़ी सी और, इस तरह से ग्रेजुअल हो रहा है। तो प्लांट्स को टाइम मिल गया, जब पीक की सर्दी आएगी तब तक ये अपने अंदर बना चुके होंगे उतने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो उनके काम आएंगे। और अगर एकदम चिल हो जाते हैं प्लांट्स, सर्दी अचानक आ गई और एकदम पड़ गई, फिर नुकसान हो सकता है प्लांट्स का, उनको मौका नहीं मिला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बनाने का। तो अगले पेज पे जा रहे हैं हम। अब इन्हीं प्लांट्स में फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं दुनिया में, दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ टेम्परेचर ही बर्फ़ जमी रहती है और शदीद सर्दी होती है, तो वहाँ पे फिर इनको ख़तरा है आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है। इफ़ आइस क्रिस्टल प्रेजेंट अराउंड सेल वॉल, और बर्फ़ जम गई प्लांट्स की सेल वॉल के बाहर, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सेल वॉल से बाहर के एरिए की खैर है, बर्दाश्त कर लेते हैं प्लांट्स और प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं।
इफ़ आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन प्रोटोप्लाज्म, और अगर लिविंग एरिया ऑफ सेल जो है अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ साइटोप्लाज्म वगैरह है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, सर्दी शदीद है, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो फिर सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स परफोरेटेड, उनमें सुराख हो जाएगी। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो नोकदार से उसके नीडल शेप उसके पीसेस हैं आइस के, वो परफोरेशन काज कर देंगे और ऑर्गेनल्स को डैमेज कर दिया, यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को, और इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ को, और इवन सेल की अपनी बाहर वाली मेम्ब्रेन को में परफोरेशंस आ गई। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो सारा समझ लीजिए सेल ही डैमेज हो गया, सेल मर जाएगा। अब देखते हैं ये एडेप्टेशन क्या करते हैं। ज़रा सा नीचे बस दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एडेप्टेशन प्लांट्स ऑफ कोल्ड रीजन्स। अब सर्द इलाकों में जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैपल है, ओक है, गुलाब है, ये प्लांट्स जो हैं टिपिकली सर्द इलाकों के पौधे हैं, पहाड़ी इलाकों के पौधे हैं। और ये क्या करते हैं फिर ऐसे टाइम पे जब फ्रीजिंग टेम्परेचर हों, दे ब्रिंग चेंज इन सॉल्यूट कॉम्पोजिशन, अपनी सॉल्यूट्स की अमाउंट को रेज कर लेते हैं। वो अपने सॉल्यूट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, बुक ने तो नहीं लिखा, सुक्रोज को, प्रोलीन को, ऐसे सॉल्यूट्स की अमाउंट को ज़्यादा कर लेते हैं। और इन सॉल्यूट्स का आपको एक और आइडिया दूँ, ये जब मरी में बर्फ़बारी का मौसम होता है या दूसरे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे फिर वो सड़क का वो चलने के रास्ते को क्लियर करने के लिए वहाँ सॉल्यूट्स डालते हैं, नमक डाल रहे होते हैं ताकि वो बर्फ़ जो है वो पिघल जाए और रास्ता बन जाए वहाँ पे। तो ऐसा ही ये कर रहे हैं। तो ये कुछ सॉल्यूट्स जैसे सुक्रोज और प्रोलीन वगैरह की अमाउंट को इंक्रीज़ कर लेते हैं अपने अंदर, और ये फिर क्या करते हैं कि बर्फ़ नहीं जमने देंगे। वो जो साइटोसोल है उनका, साइटोप्लाज्म वाला जो अंदर पानी है, वो सुपर कूल तो हो जाएगा, शदीद ठंडा हो जाएगा, बट विदाउट आइस फॉर्मेशन, बर्फ़ नहीं बनने देंगे वो सॉल्यूट्स जो अंदर बन गए। और कुछ प्रोटीन्स भी हैं वो बना लेते हैं, और वो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं जो जमने नहीं देते बर्फ़ को वहाँ पे। अब हम ये प्लांट्स वाले क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया, और अब हम एनिमल थर्मो रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। और एनिमल थर्मो रेगुलेशन में ये तो जस्ट रीड कर लीजिएगा इन लाइंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इनको हमने कोई स्पेशल बात नहीं है याद करने के लिए। एनिमल्स मेंटेन अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू एनिमल, एनिमल की बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होने के जो मेन रूट्स हैं, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, और दूसरी है डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है सनलाइट। ये दो हैं बॉडीज़ में पेनिट्रेट करने के एनर्जी, हीट। और एनिमल बॉडी से बाहर जाने के दो रूट्स हैं, रेडिएशन एंड एवेपोरेशन, ये दो तरीके हैं इनमें। और यही बात आगे कहीं आई तो फिर इन वर्ड्स को कहीं आपको प्रॉब्लम हुआ तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, किसी को इन वर्ड्स का पता ना हो तो। और अदरवाइज़ अब मैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ जा रहा हूँ। ये है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं, या कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी मर्ज़ी है एग्जामिनर की, आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसमें हम ये दो एरियाज़ लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट पेज पे भी कुछ है वो भी हम ऐड करेंगे, और अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट आर पोइक्लोथर्म्स एंड व्हाट आर होम्योथर्म्स। तो ये पोइक्लोथर्म्स को अब हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। दीज आर द एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट विद एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट एनवायरनमेंट इर्द गिर्द का जो है। तो वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर माहौल के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, उनका फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन ही रहेगा एक जगह पे। तो दे आर कॉल्ड
poikilotherms. Examples: all invertebrates and fish, amphibians, reptiles, सांप वगैरह, स्नेक वगैरह जो है वो रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड है और स्नेक है, ये सारे क्रोकोडाइल है, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, और फ्रॉग वाला जो ग्रुप है वो एम्फीबिया हैं। और अब हम आ जाते हैं होम्योथर्म्स की तरफ। दीज आर द एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर व्हेन एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर। जब ये अभी बॉडी बाहर वाले माहौल में जाएगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बाहर का टेम्परेचर जो भी हो, इर्द गिर्द का, पानी में रहते हैं पानी का, या हवा में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं हवा का टेम्परेचर जो भी हो, इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो दीज आर मैमल्स एंड बर्ड्स, इन्हें हम कहते हैं होम्यो टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को होम्यो सेम रखते हैं, और जो फ्लक्चुएट करता है इनका पोइक्लोथर्म्स। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, ये तरीका बताया पोइक्लोथर्म और होम्योथर्म का, इसमें प्रॉब्लम आए और वो डिफ़िकल्टीज़ को देखते हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम को थोड़ा, इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा चेंज किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ देखिए ज़रा। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, ये डीप सी फिश मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट सराउंडिंग्स। अभी हमने कहा था कि जो फिश है वो पोइक्लोथर्म में हमने कहा है, पोइक्लोथर्म वो हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ डीप सी में रहने वाली फ़िश ऐसी भी हैं जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जो फ़िश है वो फ्लक्चुएट करता है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाती। अब लेकिन बाद में पता चला कि कुछ फ़िश ऐसी हैं, जब क्लासीफाई इन दो ग्रुप्स में कर लिया, पोइक्लोथर्म और होम्योथर्म में, तो पता चला कि कुछ फ़िश ऐसी भी हैं जो मेंटेन रख लेती हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। तो फिर उनका क्या करें, ये तो प्रॉब्लम आ गया। अब ऐसी फ़िश है कौन सी? इसे कहते हैं मून फिश भी कहते हैं, इस फिश का नाम है। और ये एक तरह की लेम्प्रीज हैं, वो आपने लेम्प्री का नाम पढ़ा हुआ था चैप्टर 10 में। तो मून फिश भी कहते हैं इनको, सन फिश भी कह देते हैं इस फिश को। तो ये फ़िश दूसरी कैटेगरी में आ गई। अब फ़िश वाली बात हमने जो की है वो सब फिश पे अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए डिफ़िकल्टी आ गई। अब जो लिजर्ड्स हैं, बाज लिजर्ड रेगुलर देयर बॉडी टेम्परेचर। अभी जस्ट यही कहा था कि लिजर्ड जो है दे आर पोइक्लोथर्म्स, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी हम कह रहे हैं लिजर्ड एक है, तो वो फिर लिजर्ड हमें ज़रूरत तो नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ, कहीं यूरोपियन कंट्री में, कहीं यूरोप साइड में ये लिजर्ड पाए जाते हैं, टैगो कहते हैं इनको, टैगो। तो वो फिर ऐसे हैं कि दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो फिर लिजर्ड वाली बात हमारी रॉन्ग हो गई। इसका मतलब है हमने जो कहा है कि लिजर्ड तो पोइक्लोथर्म है, इधर हम कह रहे हैं बाज़ लिजर्ड जो हैं वो होम्योथर्म में आ रहे हैं। ऐसा ही तीसरा, सम बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल वैसे ही दे रहा हूँ, ये स्लॉथ एक मैमल का नाम है, वो फिर ऐसा है कि वो भी अपने टेम्परेचर को हमने कहा है कि ये होम्योथर्म्स हैं, मैमल्स और बर्ड्स मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये मैमल, इसको मैं कह रहा हूँ, वो वेरी कर लेता है इसका टेम्परेचर, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ये इन सारे केसेस में। तो डिफ़िकल्टीज़ के लिए इनको सामने रखते हुए फिर क्लासिफिकेशन का सिस्टम थोड़ा चेंज किया। अब आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको लास्ट, आज के टॉपिक के लास्ट एरिया को, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट। अब जो क्लासीफाई किया है उसका तरीका कोई थोड़ा चेंज कर दिया है कि वो हीट जिसने उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। तो देखते हैं, 3 ग्रुप्स बना दिए हमने, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, हेट्रोथर्म्स। Endotherms, these are endo inside therm temperature, these are the animals which generate their own body heat
अपने जिस्म के अंदर ही मेटाबॉलिज्म की वजह से अंदर बॉडी हीट पैदा हो रही है, तो फिर सोर्स ऑफ हीट क्या हुआ, इनकी अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रही है हीट, उसकी वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और एग्जांपल सम फिश, और ये जहाँ जहाँ स्टार हमने बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये कोई एग्जांपल वगैरह बेशक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकती है। तो सम फिश, नॉट ऑल फिश, सम फिश, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, और उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, एंड बर्ड्स, मैमल्स, all these are endotherms. Ectotherms, these are the animals which produce metabolic heat at low level. अब ये इनमें मेटाबॉलिज्म हो रही है, लेकिन जो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हीट इतनी ज़्यादा पैदा कर सकें, तो लो लेवल पे हीट इतनी ज़्यादा नहीं है। जो थोड़ी बहुत हीट पैदा की, इट इज़ एक्सचेंज क्विकली, और वो भी बॉडी से रिमूव होगी, एक्सचेंज होगी, बॉडी से बाहर चलेगी एनवायरनमेंट में, और लिहाजा इनको अगर हीट चाहिए तो दे हैव टू अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, तो इनको अपने इर्द गिर्द से सनलाइट वगैरह से हीट अब्जॉर्ब करना पड़ेगी व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू द बॉडी। तो लिहाजा एक्टोथर्म्स जो हैं, ये हीट का सोर्स इनका एक्टो है, बाहर से हीट ले रहे हैं, अंदर पैदा हुई थोड़ी सी और वो भी रिमूव हो गई, लिहाजा एक्टो बाहर से ही फिर ये ले रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ हीट जो है, जबकि इनका अपना ही था अंदर से ही। और इसके एग्जांपल है मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इधर आइए हेटेरोथर्म्स में, दीज एनिमल्स आर केपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। ये अपनी बॉडी में एंडो, इनसाइड, थर्म, टेम्परेचर, हीट पैदा कर रहे हैं, बट वेरिंग डिग्री, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये इनके अंदर हीट बाकायदगी से उतनी नहीं पैदा हो रही जितनी इनको चाहिए। दैट्स वाई दे कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर अपना रेगुलेट कर लेते हैं एंडोथर्म्स जो हैं, बिकॉज सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडीज ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। और वो हीट जो है अगर फालतू हो गई तो जिस्म से निकाल देंगे, और नहीं तो फिर अपने बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। जो एक्टोथर्म्स हैं वो जो है वो अपने हीट थोड़ी पैदा करते हैं, और बॉडी अपने आप को जब चाहिए बॉडी को तो वो फिर बाहर से सराउंडिंग से लेते हैं और मेंटेन नहीं कर पाते बॉडी टेम्परेचर को, क्योंकि अब हीट ही बहुत थोड़ी पैदा हो रही है और वो भी एक्सचेंज हो रही है। और हेटेरोथर्म्स जो हैं वो भी दे कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि कभी कम बन गई हीट, कभी ज़्यादा बन गई। लिहाजा इनके एग्जांपल्स भी ये भी इन भी मैंने स्टार बना दिए हुए हैं। बैट एंड हमिंग बर्ड, एक थोड़ी छोटी सी चिड़िया सी है ये। तो यहाँ पे ये एनिमल्स वाली लास्ट लेक्चर हमारा जो रहता है वो भी सारी एनिमल्स के बारे में बातें हैं, और इन्हीं की टेम्परेचर मेंटेन करने के बारे में है, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आज की कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लास्ट लेक्चर इन दिस चैप्टर। तब तक अल्लाह हाफिज़।